हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और इंडक्शन मोटर में आज मैं आ चुकी हूँ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने पर। ये एक्चुअली टॉर्क और स्पीड या टॉर्क और स्लिप के बीच में कैसा रिलेशन होता है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड, स्टार्टिंग फ्रॉम s=0 टू s=1। स्लिप की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? स्लिप की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है जब एनआर की वैल्यू एनएस के लगभग हो, तो स्लिप हो जाएगा एनएस माइनस एनएस अपॉन एनएस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। और जब एनआर की वैल्यू सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, इसका मतलब मोटर जो है वो लगभग नो लोड कंडीशन में, मतलब मोटर घूम रही है, रोटर घूम रहा है पर नो लोड कंडीशन में, क्योंकि लोड जब मशीन पर नहीं है इंडक्शन मोटर पर तो वो बहुत हाई स्पीड से रोटेट होगा और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनएस के बराबर होगा। और दूसरा मैंने बताया स्लिप की वैल्यू 1, मतलब स्लिप आपका वेरी कर रही है, आपकी स्लिप वेरी करती है s=0 से लेकर s=1 के बीच में। तो ये मैं बता रही हूँ नो लोड कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होगी? मैक्सिमम लोडिंग की, इतनी मैक्सिमम लोडिंग की रोटर घूम ही नहीं पा रहा, या फिर ये कहें कि स्टार्टिंग कंडीशन जो होगी जब रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया तब भी स्लिप की वैल्यू कितनी होगी? 1। कैसे? जब रोटर ने घूमना नहीं शुरू किया है तो एनआर की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब एनएस माइनस 0, एनएस अपॉन एनएस कितना हो जाएगा? 1। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिफाइन करते हैं, जिसमें टॉर्क का वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं स्लिप=0 से लेकर स्लिप=1 तक, मतलब नो लोड कंडीशन से लेकर लगभग फुल लोड कह सकते हो ऐसा, या स्टार्टिंग कंडीशन जब रोटर ने घूमना शुरू किया वहां से लेकर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन तक। पर ये सारी चीज़ें मैं आगे भी आपसे बात करती रहूँगी। तो चलिए मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें मदद लेनी पड़ेगी टॉर्क के एक्सप्रेशन की, जो कि जनरल वे में K1 SE2² R2 अपॉन R2² प्लस SX2 होल स्क्वायर है, और इसे अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रही हूँ। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है? E2 कांस्टेंट है जब तक कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, R2 कांस्टेंट ही है। एक बार रोटर कंस्ट्रक्ट हो गया तो फिर हम रोटर बार के रेजिस्टेंस को पर फेज का बदल ही नहीं सकते, और इसी तरीके से पर फेज का जो रिएक्टेंस है X2 उसे भी हम नहीं बदल सकते। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो दिख ही रहा है कि टॉर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्लिप के ऊपर डिपेंडेंट है। न्यूमरेटर में भी स्लिप आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी कहीं ना कहीं स्लिप की वैल्यू अफेक्ट कर रही है। तो टॉर्क की डिपेंडेंसी स्लिप पर है, तो वही हम पूरा स्टडी करेंगे कि टॉर्क किस तरीके से बदलता है। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन और थर्ड होता है हाई स्लिप रीजन। इस तरीके से 3 रीजन्स में हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लो स्लिप रीजन की बात करूं, लो स्लिप रीजन ये वाला होगा बेटा, s=0 है, और s=1 कहाँ होगा? यहाँ पर जब स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिल रहा है s=1 ये है, तो स्लिप आपको किस तरीके से बढ़ता हुआ मिल रहा है? किस डायरेक्शन में? इस तरीके से। और टॉर्क किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इस तरीके से। और जो स्लिप के बढ़ने की डायरेक्शन होती है उसके एग्जैक्टली अपोजिट एनआर के बढ़ने की डायरेक्शन होती है। जब स्लिप की वैल्यू 0 है तो एनआर की वैल्यू लगभग एनएस है, मतलब सबसे ज्यादा है, और जब स्लिप की वैल्यू 1 है तो एनआर की वैल्यू 0 है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, एनआर इस डायरेक्शन में इस एक्सिस पर और स्लिप इस डायरेक्शन में इस एक्सिस पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 3 रीजन्स में डिफाइन कर रहे हैं, लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन, ऐसे में डिफाइन कर रहे हैं। तो इन डिफरेंट रीजन्स में स्लिप कैसे टॉर्क को अफेक्ट करेगी वो एक एक करके अपन समझते हैं। जब लो स्लिप रीजन है और एनआर की वैल्यू लगभग एनएस के बराबर है तो उस केस में स्लिप कितनी हो जाएगी? 0। और स्लिप जैसे ही 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। और ये मोटर की कौन सी कंडीशन है? नो लोड कंडीशन, क्योंकि नो लोड कंडीशन पर ही मोटर सबसे तेजी से घूम रही होगी, हाई स्पीड से घूम रही होगी। और हाईएस्ट स्पीड किसके आसपास की होती है? सिंक्रोनस स्पीड के आसपास की बेटा। तो ये नो लोड कंडीशन है।
अब इस इक्वेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि जब स्लिप की वैल्यू 0 है या लो स्लिप रीजन जो मैं कह रही हूँ कुछ मतलब इस रीजन में स्लिप की वैल्यू काफ़ी कम है, स्लिप की वैल्यू काफ़ी कम होने की वजह से एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर भी कैसा होगा, कम होगा। मतलब ये टर्म मिनिमम हो जाती विथ रिस्पेक्ट टू आर टू स्क्वायर। एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर की वैल्यू काफ़ी कम है विथ रिस्पेक्ट टू आर टू स्क्वायर। तो फिर डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एस एक्स टू होल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। तो टाउ का हमारा एक्सप्रेशन K1 एस ई टू स्क्वायर आर टू डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ भी फिर से वही चीज़ बेटा, K1 तो कांस्टेंट है ही, E2 भी कांस्टेंट है जब तक कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, R2 तो मोटर में कांस्टेंट ही रहेगा ये भी। तो इसका मतलब टाउ जो है वो सारे कांस्टेंट्स की वजह से मैंने K1 एस ई टू स्क्वायर अपन R2 ऐसा लिखा, पर इन सारे कांस्टेंट्स को K1 के अंदर ले लिया तो एक नया कांस्टेंट K ले आई और टाउ का एक्सप्रेशन K इंटू एस में बदल गया। और यहाँ पर टाउ जो है वो एस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाउ और एस के बीच का जो कर्व होगा इस लो स्लिप रीजन में स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए बेटा मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मुझे क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जा रही है, देखिए लो स्लिप रीजन से यहाँ आए, जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जा रही है जब तक कि मैक्सिमम टॉर्क अटेन नहीं हो जाता। और मैक्सिमम टॉर्क कितने पे अटेन होता है, R2 अपॉन X2, इतनी जब स्लिप होगी तब मैक्सिमम टॉर्क अटेन होगा। इसका मतलब ये वाली स्लिप जो है इसे अगर मैं SB बोलूं, ब्रेक डाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क बोलूं, तो उस वक्त स्लिप कितनी होगी, SB इक्वल टू R2 अपॉन X2, ये स्लिप यहाँ पर इतनी होगी और ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। अब इसके बाद और स्लिप बढ़ेगी, इसके बाद और स्लिप बढ़ेगी तो मैक्सिमम टॉर्क के बाद टॉर्क को तो कम ही होना है क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क अटेन हो जाता है। इसके बाद टॉर्क बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी टॉर्क कम होगा। पर इस चीज़ को मैं कैसे समझा सकती हूँ, वो ऐसे कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, स्लिप कब बढ़ता है बेटा, स्लिप तब बढ़ेगा जब लोड बढ़ता है। लोड का बढ़ना मतलब एनआर का कम होना, और जैसे जैसे एनआर कम होता जा रहा है ना वैसे वैसे स्लिप बढ़ती जाती है। तो लोड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्लिप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो स्लिप बढ़ने की वजह से Sx2 जो होगा वो R2 के कंपैरिजन में बड़ा बड़ा होता जाएगा। Sx2 R2 के कंपैरिजन में बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में मैं डिनोमिनेटर में इसे रहने दूंगी, R2 स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दूंगी। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें K1 E2 स्क्वायर R2 इन सबको एक कांस्टेंट में ले लिया और डिवीजन में, और X2 को भी मैंने एक कांस्टेंट में ले लिया क्योंकि ये जो बन जाएगा एक्सप्रेशन वो K1 S E2 स्क्वायर R2 अपॉन S X2 स्क्वायर, S स्क्वायर X2 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब K1 भी कांस्टेंट, E2 भी कांस्टेंट, R2 भी कांस्टेंट, X2 भी कांस्टेंट, ऊपर न्यूमरेटर में S बचेगा और डिनोमिनेटर में S स्क्वायर बचेगा और बाकी सारे कांस्टेंट को मैंने K2 के अंदर ले लिया। तो S और S स्क्वायर में से डिनोमिनेटर में एक S बच जाएगा तो K2 अपॉन S, मतलब टाउ क्या आ रहा है आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है किसके, S के। तो टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जाएगी लोड के बढ़ने के साथ साथ, वैसे स्लिप का रिलेशन टॉर्क के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से आपको कर्व कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है ये वाला मीडियम रीजन में, कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप मिलेगा। उसके बाद हाई स्लिप रीजन है तीसरा वाला। हाई स्लिप रीजन मतलब एनआर की स्पीड, एनआर इज इक्वल टू 0, मतलब रोटर एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग है, रोटर एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग है, मतलब अभी रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। तो ये हाई स्लिप रीजन है, मतलब एस की वैल्यू इक्वल टू 1 या नियर अबाउट 1 है। तो इस यहाँ पर S इक्वल टू 1 पे जो भी टॉर्क हमें मिल रहा होगा ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा। मतलब देखा जाए तो मोटर जब NR इक्वल टू 0 है, मतलब मोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है, और फिर जैसे जैसे स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है और मोटर अपनी स्पीड गेन करती है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, मतलब स्लिप क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इस कर्व को यहाँ पर स्पीड के रिस्पेक्ट में समझना है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये वाली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और स्लिप के रिस्पेक्ट में समझना है तो आपको ये वाली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी एक्सिस पर।
पर ठीक है, इस तरीके से 3 रीजन्स में हम इस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो R2 के मैग्नीट्यूड पर नहीं डिपेंड करता, वो X2 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो मैं अगर R2 पर किस पर्टिकुलर स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा, ये जो है हम समझ सकते हैं R2 की वैल्यू को चेंज करके। वो ऐसे, मैं आपको बता देती हूँ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ R2 पर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। सपोज ये आपका टॉर्क और इधर स्पीड आ गया, और अगर ऐसे लेते हैं तो स्लिप आ जाएगा। ये आपका s इक्वल टू 0 है, ये s इक्वल टू 1 है। स्टार्टिंग टॉर्क से लेके आपका ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये माना कि R2 की एक वैल्यू के लिए ये कर्व ड्रॉ हुआ। अब मैंने R2 से बड़ा एक और रेजिस्टेंस R2 डैश ले लिया, तो उस वक्त उस R2 डैश के लिए मुझे ये नया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, पर ये R2 डैश R2 से बड़ा है। R2 से बड़ा होने की वजह से क्या हुआ, अभी जो स्लिप आपको ये मिल रही थी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क हो रहा था R2/X2, अब R2 की वैल्यू बढ़ा देने की वजह से स्लिप भी बढ़ गई है। क्योंकि R2 बढ़ा देने से स्लिप भी बढ़ गई, और स्लिप किस तरफ बढ़ रही है, तो अब नया आपको पुल आउट टॉर्क इस SB डैश पे मिलने लगा जो कि R2 डैश/X2 डैश होगा। मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना ही रहा, मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड यही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। R2 को बढ़ा देने से मैक्सिमम टॉर्क का मतलब ये जो पीक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो पीक उतना का उतना रहा। टाउ मैक्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ कौन सी स्लिप पर वो मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है वो चेंज हुआ। बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ी स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है। और अगर मैं R2 डैश एक और बड़ा रेजिस्टेंस कर दूं रोटर बार्स का, मतलब रेजिस्टेंस अगर मैं बढ़ा पाती हूँ किसी वजह से, तो मैंने पहले R2 से R2 डैश बढ़ा दिया, फिर R2 डैश से R2 डबल डैश कर दिया, तो माना कि मुझे ये वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ बढ़ता है। तो पहले अगर आपको ये वाला स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है तो दूसरी बार आपको टाउ डैश स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, तीसरी बार आपको टाउ डैश डबल डैश स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है। मतलब R2 डबल डैश की केस में इतना स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, R2 डैश की केस में इतना स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, और R2 की केस में इतना स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स रोटर बार्स के रेजिस्टेंस को या रोटर पर फेस के रेजिस्टेंस को बदल देने पे नई टॉर्क स्लिप बनती है, नई टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। पर उस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पर जो आपको मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो नहीं बदलता, वो सेम रहता है, मैक्सिमम टॉर्क इतना ही है। पर हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड जरूर बदला हुआ मिलेगा। ज़्यादा रोटर बार्स का रेजिस्टेंस होगा तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा। और साथ में जैसे जैसे आप स्टार्टिंग टॉर्क जैसे जैसे आप रोटर बार्स के रेजिस्टेंस को बदलते हैं तो ज़्यादा रोटर बार्स के रेजिस्टेंस पे अकरेंस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क जो है वो बड़ी बड़ी स्लिप पर होता है। ये वाली स्लिप भी R2 डबल डैश पर आपको ज़्यादा बड़ी स्लिप मिलेगी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस हो रहा होगा। R2 डैश पे ये स्लिप है, इससे छोटी है, R2 पर और छोटी है स्लिप, मतलब R2 बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, पर वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस होना है वो स्लिप बड़ी बड़ी होती चली गई R2 को बढ़ाने से, और R2 को बढ़ाने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, और हर R2 पर आपको एक नया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होगी। इसके आसपास की और कुछ चीज़ें और कुछ कंसेप्ट्स है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी उसकी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ आता है 7 से 8 नंबर का,
और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछा जाता है। तो प्लीज़ आज की मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।